नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दोस्तों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न संस्थानों की यूपीएससी के लिए टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जो है विजन आईएएस संस्थान के टेस्ट क्रमांक नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। 6 नंबर का टेस्ट पेपर जो है बेसिकली मॉडर्न इंडिया पे आधारित है और इसके तहत हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बंगाली, हितकारी और संजीवनी क्या थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है पत्रिकाएं और समाचार पत्र थे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बंगाली थी वो जो है 1879 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। तो बंगाली जो था एक समाचार पत्र था। इसके अलावा जो बात की जाए तो संजीवनी जो है कृष्ण कुमार मित्रा और हितवादी जो है द्विजेंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई पत्रिकाएं थी। और इन पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से जो है विभाजन प्रस्तावों के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रेस अभियान चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हक्की पिक्की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये उत्तर पूर्वी भारत के वन क्षेत्रों में निवास करती हैं। दूसरा कथन है ये हिंदू परंपराओं का पालन करती हैं और सभी हिंदू त्योहारों को मानती हैं। तीसरा कथन है ये जो है अंतर गोत्रीय विवाह को प्राथमिकता देती हैं। और जो है चौथा कथन है ये परंपरागत रूप से पक्षी पकड़ने और शिकार करने वाली जो है अर्ध घुमंतु जनजातियां हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है यहाँ पे। तो दूसरे में हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन पहला जो है स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सही के लिए पूछा है तो टोटल 3 सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी कर्नाटका के जो है हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के 181 से अधिक जो है मेंबर हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे हुए थे। इस कारण जो है चर्चा में था ये जो है न्यूज़, और सरकार ने उन्हें स्वदेश वापस लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जिसके बाद जो है उन्हें वापस भारत लेके आया जा सका। और ये जो जनजाति है ये पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों विशेषतः वन वाले क्षेत्रों के आसपास निवास करती है। और ये जनजाति जो है परंपरागत रूप से पक्षी पकड़ने और शिकार करने वाली जो है अर्ध घुमंतु जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला तो गलत हो गया कि ये उत्तर पूर्वी भारत के वन क्षेत्रों में निवास करती है, बल्कि ये जो है पश्चिम और दक्षिण भारत के राज्यों में निवास करती है। इसलिए यहाँ पे पहला गलत हो गया और चौथा यहाँ पे सही हो गया। और यहाँ पे दूसरा और तीसरा भी सही है, क्योंकि जो है माना जाता है कि हक्की पिक्की समुदाय के लोग जो है मूल रूप से गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से संबंधित है। और जो है कर्नाटका में हक्की पिक्की हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्यौहार मनाते हैं। और ये मांसाहारी भी होते हैं और इनके परिवारों में सबसे वरिष्ठ पुत्र के बाल नहीं काटे जाते ताकि उसे आसानी से पहचाना जा सके। इसके अलावा जो है जनजाति अंतर गोत्रीय विवाह को प्राथमिकता देती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय कारीगरों के लिए जो है आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है। दूसरा कथन है कि जनजातीय उत्पादों के प्रदर्शन हेतु राज्य सरकारों द्वारा वर्ष भर जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन किया जाएगा। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों नहीं है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित क्षेत्रक योजना है, ना कि जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। ये जो है केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है और इसका उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग में दक्षता को बढ़ाकर जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है। ठीक है, तो यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना
ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है, यहाँ पे देखा जाए आदिवासी उत्पादों को जो है प्रदर्शित करने के लिए अप्रैल और मई में जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन करेगी। ठीक है, वर्ष भर नहीं, मई और अप्रैल में ये आयोजन होंगे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1937 के प्रांतीय चुनावों और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रिमंडलों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जुलाई 1937 में 11 प्रांतों में से 10 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 में से जो है 10 में जो है 11 प्रांतों में से 10 में जो किया गया, लेकिन ऐसा नहीं, 11 में से 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। बाद में कांग्रेस ने 2 अन्य प्रांतों में गठबंधन सरकारों का गठन किया। केवल बंगाल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि पंजाब में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी ने मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग के गठबंधन का शासन था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट की बात की जाए तो गांधी जी ने चुनावों के दौरान कांग्रेस के लिए प्रचार किया, जिससे कांग्रेस को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कांग्रेस के चुनाव अभियान को व्यापक प्रतिक्रिया मिली थी हालांकि इसके दौरान, लेकिन गांधी जी ने एक भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया था इसमें। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तब क्वेश्चन पूछ रहा था कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही तो कोई सा निकला नहीं, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है श्रमिक रडोम तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रडोम एक ऐसी संरचना है जिसे एक एंटीना को अपने आसपास के वातावरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा कथन है यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो मिसाइलों को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों कथनों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा भी कथन यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और सही के लिए पूछा गया था। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है शिवाजी के पौत्र साहू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह 15 वर्षों से अधिक समय तक औरंगजेब के पास बंदी रहा। दूसरा कथन है कि सत्ता को लेकर उसका अपनी चाची ताराबाई से विवाद हो गया था। तीसरा कथन है उसने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है शिवाजी के जो पोते थे साहू को औरंगजेब ने जो है 1689 में जो है कैद कर रखा था, और जो है औरंगजेब उसके तथा उसकी माँ के साथ उनके धर्म, जाति तथा अन्य चीज़ों का पूरी तरीके से जो है ख्याल कर बड़ी शिष्टता, इज्जत और लिहाज के साथ पेश आता था, और उसको उम्मीद ये थी कि शायद साहू के साथ कोई राजनीतिक समझौता हो जाए, और साहू को जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में रिहा किया गया। इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो है 15 साल हो गए थे, 15 साल के आसपास का समय हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इसके अलावा जल्द ही सतारा में जो है साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के बीच गृह युद्ध छिड़ गया, जिन्होंने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर 1700 से मुगल विरोधी संघर्ष जारी रखा। यानी 1700 ईस्वी से मुगलों के जो विरोधी के रूप में संघर्ष जारी रखा। तो यहाँ पे जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है 1713 में जो है साहू को जो है पेशवा बनाया गया। किसको? उसने जो है बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा है गांधी इरविन पैक्ट, तीसरा है कराची प्रस्ताव, चौथा भगत सिंह को फांसी। तो यहाँ पे देखा जाए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च, ठीक है, 1931 को। ठीक है, और जो है कांग्रेस ने जो है 29 मार्च 1931 को कराची में गांधी इरविन या दिल्ली समझौते का समर्थन करने के लिए एक बैठक आयोजित की। और हालांकि इसी बैठक की 6 दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो है आगे बात करें कराची प्रस्ताव की, तो ये जो है 1931 में कराची अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। तो ये 1931 में। और जो है 1 दिसंबर 1931 को लंदन में जो है 1 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक जो है लंदन में आयोजित हुआ था क्या? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 सितंबर से, ठीक है। इसके अलावा जो है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 7वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन है, पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ये पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। दूसरा कथन है, यह नियमावली आवारा कुत्तों को सामुदायिक जानवरों के एक नए वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है। तीसरा कथन है कि आवारा कुत्तों की देखभाल और उन्हें निश्चित अंतराल पर भोजन देने की जिम्मेदारी जो है रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की होगी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 8वें में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि पहला और दूसरा तीसरा तीनों सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2023 आई है, इसने जो है नियमावली पशु जन्म नियंत्रण नियमावली 2001 को प्रतिस्थापित किया है, यानी उसका स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 9वां, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कंपनी ने पश्चिम भारत में सूरत और अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। दूसरा कथन है कि डच संसद ने संधियों को अंतिम रूप देने का अधिकार स्वयं कंपनी को दे दिया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है? तो यहाँ पे 9वें में देखा जाए तो दोनों कथन सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटरों, क्वांटम सामग्रियों के स्वदेशी उत्पादन और उपग्रह आधारित क्वांटम संचार को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है कि क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 4 थीमेटिक हब स्थापित किए जाएंगे। तीसरा है, इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 10वें में देखते हैं, तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से? एक तो पहला, एक तो दूसरा, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी जो है सही है, पहला दूसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने निम्नलिखित में से किन की मांग की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ने क्या मांग की थी?
तो नेहरू रिपोर्ट ने जो है महिलाओं के लिए समान अधिकार हो, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो, किसी भी रूप में राजधर्म से पृथक्करण, ये जो है 3 मांगें की थी, ना कि सभी प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षण हो, ये मांग नहीं की थी। ठीक है, यानी राज को किसी भी रूप में धर्म से पृथक करना ये भी शामिल था, संघ बनाने की जो है फ्रीडम होनी चाहिए और महिलाओं के लिए समान अधिकार होने चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 फरवरी 1922 के कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव, जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 12 में देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है कि किसानों को कर का भुगतान करने और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और इसे गांधी द्वारा जो है महात्मा गांधी द्वारा वायसराय को पत्र के रूप में दिए गए नोटिस की अवधि अर्थात 22 जून की समाप्ति के बाद शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने कुशासन करने वाले शासक की सहायता करने से इनकार करने की अनादिकाल से चली आ रही मान्यता प्राप्त अधिकार पर बल दिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाए और जो है 12 फरवरी 1922 की जो है कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को साच के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे बारदोली प्रस्ताव के नाम से जाना गया, जिसमें जो है आंदोलन की वापसी की घोषणा करते हुए किसानों को कर और लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया था। साथ ही कहा जाता है कि फरवरी 1922 के ऐतिहासिक निर्णय के पीछे यही वास्तविक जो है मकसद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने भारत से संबंधित मामलों के लिए 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 आयुक्तों का एक बोर्ड स्थापित किया। दूसरा कथन है इस अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को भारत में कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने का अंतिम जो है अधिकार प्रदान किया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 13 में देखा जाए तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है पिट्स इंडिया एक्ट की, जो 1784 में आया। तो 1773 की जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है भारत में कंपनियों के मामलों पर जो है ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नाम दिया गया। और इस अधिनियम ने जो है ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों में और भारत में उनके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया। ठीक है, और इस अधिनियम ने भारत से संबंधित मामलों के लिए 6 आयुक्तों की स्थापना भी करी। ठीक है, और इसे जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है 2 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे, और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक है को जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और भारत सरकार के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना जो है एक मकसद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, साइमन कमीशन 1927 के संदर्भ में भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण नेताओं और पार्टियों द्वारा इसके बहिष्कार का प्राथमिक कारण कौन सा था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 14 का सही जवाब है सी ऑप्शन। इसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन किया, क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। ठीक है, और नवंबर जो है 1927 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा भविष्य की संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया, और जो है इसके सभी मेंबर जो है अंग्रेज थे। इसके कारण जो है भारत के सभी वर्गों का मोह भंग हो गया, क्योंकि जो है इसने जो है आत्मनिर्णय की सिद्धांत का उल्लंघन किया था। और कांग्रेस पार्टी ने 1927 में मद्रास में अपने अधिवेशन में कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, और मुस्लिम लीग जिसका जो है नेतृत्व जो है जिन्ना कर रहे थे, और हिंदू सभा ने भी कांग्रेस के निर्णय का समर्थन करने का फैसला किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उत्पाद दे रखा है और राज्य दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए 15 में तो जो है अगासैम बैगन है। ठीक है, इसका मिलान क्या होगा? अगासैम बैगन जो है गोवा का उत्पाद है, लेकिन इसका मिलान गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो है एक है मेलकोराडा आम। तो मेलकोराडा आम कहाँ पे है? गोवा में, ये मिलान सही है। अगला है अनामदुरई मिट्टी के बर्तन।
तो ये कहाँ पर है, ये कहाँ का उत्पाद है, ये जो है तमिल जो है ये जो है कहाँ का है, ये जो है तमिलनाडु का है। तो केरल लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन हेतु धन जुटाने के लिए अखिल भारतीय तिलक स्मारक स्वराज कोष बनाया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए 16 का सही जवाब है बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 31 मार्च 1921 को जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बेजवाड़ा, आपके आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा है वहाँ पे मिली, ठीक है, तो उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया। इसमें अन्य उद्देश्यों के साथ जो है 1921 के अंत तक 1 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया और अप्रैल से जून 1921 तक जो है बॉम्बे महात्मा गांधी की गतिविधियों का केंद्रीय क्षेत्र बना रहा और उन्होंने कोष बनाने के लिए कई उपाय किए और बॉम्बे से जो है 60 लाख और देश के बाकी हिस्सों से 40 लाख जुटाने की रणनीति बनाई गई। ठीक है, और देश के विभिन्न हिस्सों से इस कोष का समर्थन किया गया और इस कोष को जबरदस्त समर्थन मिला और वह अपने लक्ष्य को पार कर गया। मतलब कि उसमें जो है 1 करोड़ रुपए जो है चंदे के रूप में एकत्रित हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन जो है अहिंसा की एक आलोचक पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ द बम, जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के पीछे की सोच को समझाने का प्रयास किया गया है, संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है भगवती चरण बोहरा से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि भगवती चरण बोहरा ने जो है जनवरी 1930 की शुरुआत में द फिलॉसफी ऑफ द बम की रचना की और इस पुस्तक की रचना जो है भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हिंसा की भूमिका के बारे में राष्ट्रवादी समुदाय के बीच होने वाली बहस में एक सशक्त हस्तक्षेप के रूप में जो है की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कितने प्राइस कैप कोalition के सदस्य हैं? प्राइस कैप कोalition के कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 4 मेंबर हैं। और कौन कौन से हैं, ये आपको पता करना है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन में दे रखा है, कनाडा है, ठीक है, यूरोपीय संघ है और फ्रांस है और जो है इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो है कौन सा? नहीं, न्यूजीलैंड। तो क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उन्होंने भू राजस्व में सुधार के लिए मुगलों द्वारा पूर्व में लाई गई भू राजस्व की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए। दूसरा कथन है उन्होंने यूरोपीय तर्ज पर एक शक्तिशाली, अनुशासित और सुसज्जित सेना गठित की। तीसरा कथन है उन्होंने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने स्थापित किए। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे कथन सही है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने मुगलों द्वारा पूर्व में लाई गई भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि परिवर्तन किया था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। 1945 के भारतीय आम चुनावों के दौरान कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उठाया गया या उठाए गए? तो यहाँ पे देखा जाए, पहला है कि 1942 के आंदोलन का क्रूरता से दमन किए जाने का मुद्दा उठाया, या दूसरा है संविधान सभा में मुसलमानों और हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा, या भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्ध बंदियों के भविष्य का निर्धारण करने का मुद्दा। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला और जो है तीसरा सही है, बाकी जो है दूसरा मुद्दा उसने नहीं उठाया था। ठीक है, क्योंकि जो है 1945 के चुनाव अभियान के दौरान जो है संविधान सभा में मुसलमानों और हिंदुओं के समान प्रतिनिधित्व का मुद्दा विशेष रूप से उठाया नहीं गया था, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि केंद्रीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है कि प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकांश सदस्य जो है
निर्वाचित किए जाने थे। तीसरा कथन है कि कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे 21 को देखा जाए तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन जो है पहला यहाँ पे गलत है। पहला यहाँ पे गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? पहला यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि जो है इस अधिनियम ने जो है प्रांतीय सरकार के स्तर पर जो है प्रशासन के लिए द्वैध शासन की शुरुआत की। ठीक है, ना कि जो है केंद्र सरकार के स्तर पर। ठीक है, ये जो शुरुआत की गई थी ये प्रांतीय स्तर पर की गई थी, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और जो है द्वैध शासन प्रणाली ने जो है प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान की और जो है इस प्रणाली के तहत जो है कुछ विषयों को आरक्षित विषय भी कहा जाता था, जैसे कि वित्त और कानून व्यवस्था आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देसाई लियाकत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का जो है प्रावधान किया गया था। दूसरा कथन है इसके द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा कथन है इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, किंतु राज्य सचिव द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 22 में देखा जाए तो केवल जो है पहला कथन सही है, मतलब कि माफ़ कीजिएगा, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है केंद्रीय विधानमंडल में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत लोगों की संख्या समान होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित की जानी थी, तो यहाँ पे दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो बात की जाए तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि इन प्रावधानों के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। और यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इससे कांग्रेस और लीग के बीच यानी मुस्लिम लीग के बीच एक तरह की समानता निर्धारित हो गई थी, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। ठीक है, यहाँ पे जो है कोई समझौता नहीं हुआ था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो है अगस्त प्रस्ताव का भाग था? पहला है कि कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का वादा। दूसरा है भारतीय संघ के लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। तीसरा है अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना भविष्य का कोई संविधान नहीं अपनाया जाना। तो यहाँ पे बताइए कितने ऑप्शन यहाँ पे सही हैं या कौन से ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे 23 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है ये तीनों जो विकल्प हैं ये अगस्त प्रस्ताव के भाग हैं। तो यहाँ पे जो है अगस्त प्रस्ताव जो है कब आया? 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। किसान आंदोलन है और संबंधित नेता हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि कितने सही से मिले थे ये बताना है। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, इसकी शुरुआत जो है बाबा राम सिंह ने की थी और 1849 के बाद नए राजनीतिक ढांचे में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सिख समुदाय की यह पहली प्रतिक्रिया थी। इस आंदोलन में जो है राजनीतिक और धार्मिक दोनों तत्वों का समावेश था। साथ ही इस विद्रोह ने नए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है प्रतिनिधित्व किया था। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र में जो है जो रामोशी विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के ने किया। ठीक है, ना कि जो है गौरी शंकर मिश्र ने किया। ठीक है, और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश सरकार की विफलता के विरोध में किया गया था, क्योंकि जो है सरकार अकाल के लिए कोई राहत उपाय नहीं कर पाई थी। तो दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है संयुक्त प्रांत में किसान सभा आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो है देखा जाए इसका नेतृत्व जो है इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये जो है 1918 में हुआ और इसकी स्थापना गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर की थी। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था। कौन सा? तो नई जो है जागीरदारी प्रणाली का जो है आरंभ टीपू सुल्तान द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि जो है उसने जागीर देने की प्रथा को
समाप्त किया था। इस प्रकार जो है राज्य के आय में सुधार हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में सुर्खियों में रहा सुपरबिट क्या है? तो ये जो है 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन। आकाशगंगा समूह के जो है दुर्बल गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग को सटीक रूप से मापने के लिए डिजाइन किया गया अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण है ये। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये गृह मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा है ये स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को ट्रैक करने वाला एक पोर्टल है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 27 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों कथन सही है क्योंकि यह पोर्टल जो है दक्षता और पारदर्शिता लाएगा। और ये जो है वित्त मंत्रालय ने जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसके साथ ही यह औषधि उद्योग द्वारा व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेगा। ठीक है, ना कि यह गृह मंत्रालय की जो है कोई पहल है, इसलिए पहला गलत है। ठीक है, और दूसरे में है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और रोगियों एवं उनके परिचारक परिवारों को आवश्यक जो है औषधि तथा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 1916 के लखनऊ पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो है दिसंबर 1916 में हुआ। तो यहाँ पे कहा गया है, कथन दिया गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की एक संयुक्त योजना प्रस्तुत की। दूसरा कथन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों ने पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो यहाँ पे सही था। ठीक है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर का तत्काल प्रभाव यह हुआ कि लखनऊ में उदारवादी राष्ट्रवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों के बीच जो है अत्यधिक एकता देखी गई तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग से देश में महान राजनीतिक उत्साह पैदा हुआ। साथ ही इसमें जो है पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ठीक है, ना कि अस्वीकार किया गया। तो दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1838 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है जो है जनसाधारण हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया। कब किया गया? 1843 में। अगला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में। और जो है 1870 के दशक में जो है न्यायमूर्ति रनाडे और उनके सहयोगियों के द्वारा जो है पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। तो कब किया गया? 1870 में। तो सबसे बाद के लिए पूछा गया है ना, सबसे पहले के लिए पूछा गया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई 1838 में। अगला क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रामकृष्ण मिशन है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो है इसकी स्थापना करी कब? 1897 में। इसकी स्थापना जो है मानवीय सहायता एवं समाज सेवा करने के उद्देश्य से किया गया था। अगली स्थापना थी आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई 1815 में और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई और इस संगठन ने जो है दार्शनिक विषयों पर बहस और वार्ताओं का आयोजन किया। अगला है जो है सत्यशोधक समाज की। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में इसकी स्थापना की और इसकी स्थापना जो है पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले जो है माली, तेली, कुंभी, संस, धनगर समाज के नेताओं के साथ मिलकर की गई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रहनुमाई मजदायसन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी सभा के संस्थापक मेंबर थे। दूसरा कथन है इस अभियान ने पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत की। तीसरा कथन है इस सभा ने पारसी धर्म की पुनर्व्याख्या हेतु पश्चिमी विद्वानों को अत्यधिक प्रभावित किया। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 31 में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा जाए ये रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना जो है 1851 में की गई। जो है इसकी स्थापना जो है नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली और अन्य द्वारा की गई थी। और इसने जो है धार्मिक क्षेत्र में स्थापित रूढ़िवाद के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं की शिक्षा के संबंध में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की शुरुआत करी। और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। आंदोलन का मिलान करना है वायसराय का आंदोलन या घटना का। तो बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ये दिया गया है। तो जो है बंगाल का विभाजन जो है हुआ 1905 में, और इस दौरान जो है लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल के वायसराय थे, और उनके कार्यकाल में जो है दूसरी बार 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, पहला सही सुमिलित है। दूसरा है सांप्रदायिक पंचाट। ठीक है, सांप्रदायिक पंचाट की जो घटना है, तो ये जो है लॉर्ड इरविन के जो है शासनकाल में हुआ था। इस समय जो है लॉर्ड इरविन थे जो है, और जो है 1932 में ये घटना हुई थी, 1932 में। तो इस समय जो माफ़ कीजिएगा लॉर्ड विलिंगडन इस समय जो है वायसराय थे, ना कि लॉर्ड इरविन। माफ़ कीजिएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला है चौरी चौरा कांड हुआ था। ये जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ, 1922 को हुआ। और इस समय जो गवर्नर थे वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, ये भी सही है। अगला है गदर विद्रोह हुआ था। तो इस समय जो है वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे, ना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पे दो ही सुमिलित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और गदर विद्रोह कब हुआ था? 1915 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों की मांगों में निम्नलिखित में से कितनी जो है शर्तें शामिल थी या कितनी मांगे शामिल थी, ये आपको बताना है। तो 33 में हम देखते हैं। ठीक है, 33 में पहला है कि कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी। ठीक है, ये गलत है, कोई कमी की मांग नहीं की गई। कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कोई कमी नहीं। ठीक है, और अफगानिस्तान या बर्मा में कोई गिरफ्तार नहीं। ठीक है, ये सही है। हथियार रखने का जो है अधिकार तथा सैन्य जो है व्यय में कमी। ठीक है, ये सही है। अगला है भारतीयों का अर्धसैनिक स्वयंसेवी दल में शामिल होने का अधिकार। ठीक है, ये भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए नई द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। दूसरा कथन है इसने गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडलों की विधायी कार्रवाई पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग करने और स्वयं विधि बनाने की शक्ति प्रदान करी। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे 34 में हम लोग देखते हैं केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ने जो है प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक अखिल भारतीय परिसंघ के गठन और प्रांतों के लिए सरकार की नई प्रणाली का प्रावधान किया था। ठीक है, और इस परिसंघ को जो है ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों के संघीय ढांचे पर आधारित होना था। तो यहाँ पे जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। विद्रोह का स्थान और नेतृत्वकर्ता दे रखा है। तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो जो है
कानपुर में जो है इस विद्रोह का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया, और नाना साहब जो है अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो यहाँ पे सही मिलान हो जाएगा। अगला है बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व जो है खान बहादुर ने किया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। अगला है दिल्ली का नेतृत्व जो है लिखा है सामने खान बहादुर ने किया, लेकिन जो है इसका नेतृत्व जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह ने किया, यह भी गलत हो जाएगा। लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया लिखा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक युग्म सही सम्मिलित है। कितने युग्म सही सम्मिलित है? हाँ, लेकिन लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, और हजरत महल के पुत्र जो थे बिरजिस कादिर ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया था तथा महत्वपूर्ण पदों के साथ एक नियमित प्रशासन का गठन किया गया। तो यहाँ पे जो है नेतृत्व तो किया ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे केवल एक ही युग्म सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है कि कांग्रेस ने जो है सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होते हुए इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। दूसरा कथन है कि पूना पैक्ट के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल की कुल सीटों में से 15% से अधिक सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि जो है सांप्रदायिक पंचायत से दृढ़ रूप से असहमत होने के बावजूद भी कांग्रेस ने ना तो इसे स्वीकार करने का और ना ही इसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी निर्णय नहीं लिए, इसलिए यहाँ पे पहला गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उन्होंने अंग्रेजी में केसरी और मराठी में मराठा अखबार की शुरुआत की। दूसरा कथन है उन्हें सरकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत गिरफ्तार किया गया। दूसरा कथन है उन्होंने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने के लिए गणपति और शिवाजी त्योहारों जैसे पारंपरिक धार्मिक त्योहारों को मनाने की प्रथा शुरू की। तो यहाँ पे कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 37 में ये देखते हैं हम कि 2 कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा। पहला इसलिए नहीं सही है कि जो है बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादी नेता थे। ठीक है, और उन्होंने जो है 1881 में जीजी आगरकर के साथ जो है मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम से 2 अखबारों का प्रकाशन शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मराठी भाषा में केसरी था, ठीक है, जो है मराठी भाषा में था केसरी। ठीक है, और जो है अंग्रेजी भाषा में मराठा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी जो है दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रही था? तो यहाँ पे देखा जाए 38 में देखा जाए आचार्य विनोबा भावे प्रथम जो है सत्याग्रही थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में, क्योंकि जो है 1940 के दशक में गांधी जी ने जो है व्यक्तिगत आधार पर एक सीमित सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया, और इसके जो है इसका उद्देश्य ये था कि यह जो है यह दर्शाना मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का कारण जो है कमजोरी नहीं है, और यह भी व्यक्त करना था कि भारतीय नाजीवाद और निरंकुशता यानी जिसका भारत पर शासन था के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं, और सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से कांग्रेस की मांगों को स्वीकार करने का एक अवसर देना होगा। और इस प्रकार यहाँ पे 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। उनका चयन जो है सावधानी पूर्वक विचार करके किया गया था, तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने थे। ठीक है, और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे, जो गांधी जी के साथ आश्रम में रहने वालों में से एक थे। और इसी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो है एक नारा दिया गया दिल्ली चलो का। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। जालियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। दूसरा कथन है इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने नरसंहार के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने के लिए सत्याग्रह सभा का गठन किया।
तो यहाँ पे बताइए कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 39 का पहला कथन यहाँ पे सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो फरवरी 1919 में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके सदस्यों ने जो है रॉलेट कानून का पालन न करने तथा गिरफ्तारी और जेल जाने का सामना करने की शपथ ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 40। 1813 की चार्टर्ड अधिनियम के में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। पहला है कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोलना। दूसरा है भारत में आधुनिक विज्ञान के प्रसार के लिए कंपनी के जो है संसाधनों का आवंटन। तीसरा है चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो 40 में हम क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पे पहला दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो है आपको पता है कि 1813 का चार्टर्ड अधिनियम जो है लाभदायक रूप से भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी प्राप्त करने के इच्छुक ब्रिटिश उद्योगपतियों के बढ़ते दबाव के कारण जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। और जो है 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। साथ ही भारत के साथ किए जाने वाले व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन जो है चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन जो है कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को 1833 की चार्टर्ड अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया। और उसी समय कंपनी के ऋणों को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और भारत सरकार द्वारा इन ऋणों के शेयरधारकों को लगभग 10.5% लाभांश का भुगतान किया जाना था। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। 1920 के नागपुर अधिवेशन के पश्चात कांग्रेस संविधान में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों को अब भाषाई आधार पर संगठित किया जाना था। दूसरा कथन है कि कांग्रेस को अब अपने दैनिक मामलों की देखभाल के लिए 15 सदस्यों की एक कार्य समिति गठित करनी थी। तीसरा कथन था कि गरीबों को कांग्रेस का सदस्य बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। तो उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए 41 में देखा जाए तो केवल पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा इसलिए गलत हो जाता है कि इसके बाद जो है कहा गया है कि जो है कांग्रेस ने जो है गांव कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया और गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समितियां गठित की गईं और सदस्यता शुल्क 4 आना प्रत्येक वर्ष कर दिया गया, जिससे गरीब लोग भी इसके जो है मेंबर बन पाते थे। ठीक है, ना कि शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाला गुड फ्राइडे एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किनके बीच एक समझौता था। तो ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्तरी आयरलैंड में स्थित जो है बेलफास्ट की यात्रा की। और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट एक शांति समझौता है। इसने आयरलैंड द्वीप पर दशकों से चली आ रही सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त किया था और लगभग 3 दशकों तक चले इस संघर्ष को द ट्रबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य। यह गुड फ्राइडे एग्रीमेंट पर जो है उत्तरी आयरलैंड के गुटों तथा ब्रिटेन और आयरलैंड की सरकारों के बीच जो है 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षर किए गए और इसने जो है उत्तरी आयरलैंड में 30 वर्षों से हो रही हिंसा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी दावों में इंटरऑपरेबिलिटी लाना था। दूसरा कथन है कि इसकी घोषणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा की गई थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 43 को देखते हैं हम। तैतालीस में ये देखते हैं हम लोग कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही जवाब है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय शासन के दौरान सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि के नियम एवं शर्तें थी। तो यहाँ पे पहला कथन है कि ब्रिटिशों को अपने सहयोगी राज्य को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाना जिम्मेदारी होगी। दूसरा कथन है कि सहयोगी राजा के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र टुकड़ी तैनात की जाएगी। दूसरा है सहयोगी राजा ब्रिटिशों की अनुमति से ही अन्य शासकों के साथ समझौते कर सकेंगे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 45 में देखते हैं, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1946 को देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना था इसका उद्देश्य। और जो है सी राजगोपाली फार्मूला जो है 1944 में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोग का एक फार्मूला तैयार करना था। यह लीग की जो है पाकिस्तान संबंधी मांग की मौन स्वीकृति थी और इस फार्मूले ने जो है इस फार्मूले का जो है गांधी जी ने भी समर्थन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, खोंगजोम दिवस किसे श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाता है। तो यह दिवस जो है आंग्ल मणिपुर युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग की मूल श्रृंखला की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 450 के EV4 इको किसके द्वारा शुरू किया गया है। यह जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हाइब्रिड ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, लेकिन तीनों पूरी तरीके से एक रेखा में नहीं होते हैं। दूसरा कथन है कि हाइब्रिड ग्रहण में कुछ पर्यवेक्षकों के लिए चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढके हुए प्रतीत होता है, जबकि अन्य के लिए चंद्रमा केवल आंशिक रूप से सूर्य को ढके हुए प्रतीत होता है। तीसरा कथन है जो है निंगलू ग्रहण एक जो है दुर्लभ शंकर सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी की सतह की वक्रता के कारण होता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 49 को हम लोग ये देखते हैं, तो यहाँ पे जो है 2 कथन सही है। कौन कौन से, ठीक है, तीसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन जो है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और अन्य स्थानों पर जो है कुंडलाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। ऐसा चंद्रमा की छाया के सापेक्ष देखने वाले की स्थिति के कारण दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, क्लीन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऊर्जा संक्रमण के दौरान प्रकृति की रक्षा के लिए एक साझेदारी है। दूसरा कथन है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्वच्छ ऊर्जा गठबंधन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 50 में हम देखते हैं केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड जेटलैंड राज्य सचिव था, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उसने कांग्रेस को पूरी तरीके से हिंदू संगठन करार दिया। दूसरा कथन है वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत का राज्य सचिव था। तीसरा कथन है उसका मानना था कि भारतीयों को देश की सरकार के बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही जवाब है। तो लॉर्ड जेटलैंड की बात करें तो ये जो है 1917 से 1922 के बीच जो है बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य किया और 1935 से 1940 के बीच वह जो है भारत के राज्य सचिव के पद पर कार्यरत रहा और कंजर्वेटिव पार्टी का जो है मेंबर था और उसका मानना था कि भारतीयों को देश की सरकार के बढ़ते उत्तरदायित्व को संभालने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, और साथ ही उसका मत था कि जो है इस अनुमति की परिणति डोमिनियन स्टेटस के रूप में होनी चाहिए, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य पूर्व स्वशासित हिस्सों को प्राप्त है स्टेटस, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, और दूसरा भी यहाँ पे सही ही है। ठीक है, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का राज्य सचिव बना था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 26 सितंबर 1939 को। ठीक है, और जो है पहला स्टेटमेंट भी सही है कि 18 अक्टूबर 1939 को जेटलैंड ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बोलते हुए
भारतीयों विशेषकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मौजूद मतभेदों पर बल दिया और उन्होंने जो है कांग्रेस को विशुद्ध हिंदू संगठन करार दिया था। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो है स्टैंड स्टिल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए उससे संबंधित है। ठीक है, नहीं माफ़ कीजिएगा इसको। इसका संबंध जो है रियासतों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए उससे संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो है 4 जून 1947 को जो है जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेज शीघ्र ही 15 अगस्त को भारत छोड़ देंगे और हैदराबाद के निजाम ने 12 जून को घोषणा की कि अंग्रेजी हुकूमत खत्म होने के बाद जो है हैदराबाद रियासत पूरी तरीके से जो है स्वाधीन हो जाएगी और वह इस रियासत के जो है स्वाधीन शासक बन जाएंगे। उनके कहने की मंशा ये थी कि मैं निजाम अपनी रियासत को भारत में शामिल नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसको जो है स्टैंड स्टिल समझौता कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य जो है मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना था। दूसरा कथन है इसकी स्थापना जो है ददोबा पांडुरंग और जो है मेहताजी दुर्गाराम ने की थी। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है परमहंस मंडली एक जो है गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। इसकी स्थापना जो है 1849 में की गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में। और ये समूह जो है मानव धर्म सभा के से निकटता से संबंधित था और इस सभा की स्थापना जो है 1840 के दशक में सूरत में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। महर्षि पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा के संबंध में जो है अनुसंधान एवं जागरूकता को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इस पहल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे बताइए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 54 को हम लोग देखें तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि जो है यह पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के साथ कृषि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में अनुसंधान और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करती है। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। और दूसरा भी है कि इसका जो है यह जो है भारतीय ये लिखा है, ये जो पहल है इसका जो है मुख्यालय सचिवालय की बात हुई है, इसका सचिवालय जो है हैदराबाद में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। व्यपगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है तो उसका राज ब्रिटिश साम्राज्य में जो है व्यपगत कर लिया जाता था। तीसरा कथन है कि अवध का विलय किया गया क्योंकि अवध के राजकुमार की मृत्यु किसी जो है प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हुई थी। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है? तो 55 में हम लोग ये देखते हैं कि और पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में हुआ था। 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और अवध के तत्कालीन शासक द्वारा जो है कुशासन एवं जो है कुप्रशासन के बहाने यह विलय किया गया था। ठीक है, ना कि मृत्यु के पश्चात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। टॉल्स्टॉय फॉर्म जो कालांतर में स्थापित गांधीवादी आश्रमों का जो है पूर्ववर्ती था, को निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान स्थापित किया गया था? तो इसको जो है तब स्थापित किया गया था जब नटाल के भारतीय नए आप्रवासन कानूनों का विरोध करने हेतु सीमा पार करके जो है ट्रांसवाल में आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 1924 के कानपुर बोल्शेविक केस में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, उन्हें और कारावास की सजा सुनाई गई थी?
तो यहाँ पे देखा जाए 57 में जो है S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, चौथा है शौकत उस्मानी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा चारों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत इसे भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए सृजित किया गया था। दूसरा कथन है राज सचिव ने भारत में ब्रिटिश क्राउनी के निजी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और वह इसी के प्रति जवाबदेह था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 58 में हम देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। इसके तहत जो है गवर्नर जनरल का पद नाम जो है बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और यह ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बना दिया गया और राज सचिव ब्रिटिश संसद में बैठता था और उसके प्रति जवाबदेह होता था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय परंपराओं या दर्शन के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई? ठीक है। यहाँ पे 59 में देखा जाए, पहला है जो है फ्रांसिस बुकानन, दूसरा है जोनाथन डंकन, तीसरा है वॉरेन हेस्टिंग, चौथा है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 59 का देखा जाए तो कितने सही है ये बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए केवल 2 सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। सी वेद परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक देशों में मस्तिष्क के कारक को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और आनुवंशिक जोखिम कारकों की जांच करना है। दूसरा कथन है यह भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक परियोजना है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 60 में हम लोग देखते हैं दोनों कथन सही हो जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 1930 के कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य क्या था? तो 61 में हम लोग देखते हैं इसका उद्देश्य यह था कि छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। ठीक है, ये कब हुआ? 1930 में। और ये जो है जे.आर. कनिंघम के निर्देशक में ये जारी किया गया था सर्कुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में दामिन इकोह पद किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये जो है पद जो है कृषकों की बस्तियों के लिए अंग्रेजों द्वारा सीमांकित क्षेत्र के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। 1945 में हुए आम चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा केंद्रीय विधानसभा में अधिकांश सीटें जीती गईं। दूसरा कथन है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल, पंजाब और सिंध में सत्ता प्राप्त की। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 63 में हम ये देखते हैं कि केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि जो है दिसंबर 1945 में आयोजित केंद्रीय विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निर्वाचित 102 सीटों में से 57 सीटों पर जो है जीत जो है दर्ज की। इसके अतिरिक्त जो है मुस्लिम लीग ने जो है 30, निर्दलीयों ने 5 और अकालियों ने 2 और यूरोपियन उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती। ठीक है, और कांग्रेस को 91% जो है गैर मुस्लिम मत प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में सुर्खियों में रहे जो है ओंटेविडियो मारू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह एक जापानी मालवाहक जहाज था जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है युद्ध बंदियों और नागरिकों को ले जाने के लिए किया गया था। दूसरा कथन है इसे दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा नष्ट करके डुबो दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो 64 में दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया। दूसरा कथन है इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया तथा गवर्नर जनरल के पद को गठन किया। तीसरा कथन है इसने जो है भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 1947 के अधिनियम जो भारतीय फ्रीडम अधिनियम था, इसके तहत देखा जाए तो तीनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो है इसने जो है
भारत में जो है ब्रिटिश शासन को समाप्त किया और 15 अगस्त 1947 को एक जो है स्वतंत्र और संप्रभु देश घोषित किया। और इसने वायसराय के पद को समाप्त किया और इसके साथ ही जो है प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक गवर्नर जनरल का प्रावधान किया और इसकी नियुक्ति जो है डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जानी थी। और ब्रिटेन में जो है सम्राट की सरकार की भारत या पाकिस्तान सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और इसने जो है भारत सचिव के पद को भी समाप्त किया तथा उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को जो है ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्दिष्ट था। दूसरा कथन है यदि सरकार यह समझती कि कोई समाचार पत्र राजद्रोह सामग्री प्रकाशित कर रहा है तो यह अधिनियम समाचार पत्र के प्रिंटिंग प्रेस, कागज और अन्य सामग्रियों को जब्त करने का प्रावधान करता था। तीसरा कथन है इसने 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इसे जो है 1881 में निरस्त किया गया था, यह भी कहा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही तीनों कथन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। वेवेल योजना के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि गवर्नर जनरल और जो है कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त जो है कार्यकारी परिषद के सभी मेंबर भारतीय होने थे। दूसरा कथन है हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होना था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है 67 को देखते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। वुड्स डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के संबंध में प्राच्य आंग्ल विवाद का समाधान करना था। दूसरा कथन है इसने ब्रिटिश सरकार को जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करने हेतु निर्देश दिया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 68 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है यहाँ पे दूसरा कथन तो सही है लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, पहला इसलिए गलत हो जाता है कि जो है पहला इसमें जो है इसलिए गलत हो जाता है कि जो है वुड्स डिस्पैच के अस्तित्व में आने से पहले यानी बहुत पहले ही प्राच्य आंग्ल विवाद का समाधान कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो शिक्षा के संबंध में था तो इसका जो है समाधान कर लिया गया था। और जो है ये जो आया जो लॉर्ड मैकाले स्मरण पत्र था 1835 का, इसमें जो है इस विवाद को सुलझाने के क्रम में आंग्लवादियों का समर्थन किया था जो शिक्षा के संबंध में था। और इसमें जो है सरकार के सीमित संसाधनों को केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के शिक्षण हेतु उपयोग किया जाना था, ना कि जो है वुड्स डिस्पैच के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है इसका मुख्य उद्देश्य INA के बंदी सैनिकों को मुकदमे के बाद जो है पुनर्वासित करना था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 69 को हम लोग देखते हैं तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के साथ किए जाने वाला व्यवहार था। और यहाँ पे देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है के लिए पूछा गया है कि किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस ने जो है आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति की स्थापना करी थी। ठीक है, ना कि जो है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, और इस समिति ने जो है युद्ध बंदियों को उनकी रिहाई पर धन और जो है खाद्यान्न प्रदान किया, साथ ही उनके आश्रितों के लिए रोजगार जो है सुरक्षित करने का भी प्रयास किया। तो पहला गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय इतिहास के संदर्भ में HMIS तलवार के नौसैनिकों द्वारा हड़ताल की गई। पहला नस्ली भेदभाव के विरोध में, दूसरा है अरुचिकर भोजन के विरोध में, तीसरा है नई भर्ती नीति के विरोध में। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। उनकी हड़ताल में जो है
नई भर्ती की नीतियों का कोई मुद्दा नहीं था। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए एक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना शुरू की है। इसके तहत निम्नलिखित कौन सी उप योजनाएं शामिल हैं? पहला है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान और विकास योजना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनात्मक समुद्र विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र योजना। तीसरा है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल वर्कफोर्स के विकास के लिए कार्यक्रम। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 71 में देखते हैं तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में सुर्खियों में रहा वैगनर ग्रुप क्या है? तो यहाँ पे जो है 72 में हम देखते हैं तो वैगनर ग्रुप जो है ये सैनिकों की भाड़े पर आपूर्ति करने वाले अनुबंधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। गोपाल हरि देशमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है वे लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है उन्होंने मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रभाकर में मुक्त लेख लिखे। तीसरा है उन्होंने जो है ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश पत्रिकाओं की शुरुआत में अग्रणी भूमिका निभाई। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 73 में हम लोग देखते हैं तो जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सभी तीनों कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है AISPC के आयोजन की शुरुआत बलवंत राय मेहता, माणिकलाल कोठारी और GR भयंकर द्वारा की गई। दूसरा कथन है AISPC का पहला सत्र लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे 74 में हम देखते हैं केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दूसरा है उन्होंने भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1905 में जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। तीसरा कथन है उन्होंने 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना करी। चौथा कथन है उन्होंने एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद शुरू किया। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 75 में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है सभी चारों कथन सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश भारतीय सरकार के व्यवहार में परिवर्तन के क्या कारण थे? पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था। दूसरा कथन है कि लेबर पार्टी का स्थान लेने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के कई सदस्यों ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया था। तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए अब भारतीय जो है कर्मियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 76 का क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन, पहला और तीसरा। ठीक है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि जो है कंजर्वेटिव पार्टी को प्रतिस्थापित कर लेबर पार्टी सत्ता में आई, जिसके कई जो है सदस्यों ने कांग्रेस की मांगों का समर्थन किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी भारतीय प्रवासियों द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह जो है भकना थे। तीसरा कथन है कि पार्टी के साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का पहला अंक जो है गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी पहला और तीसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला तीसरा यहाँ पे सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा यहाँ पे सही है। तो 77 नंबर क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, माफ़ कीजिएगा, पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका जो है पहला अंकन जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ना कि गुरुमुखी में, और इसका पहला प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। दूसरा कथन है उन्होंने समकालीन तर्कवाद और विज्ञान के आलोक में कुरान की व्याख्या की थी।
तीसरा कथन है उन्होंने वर्ष 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। चौथा कथन है उन्होंने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों की चेतना जगाने के लिए बहुत ही सुस्पष्ट गद्य शैली में तहजीब उल अखलाक पत्रिका शुरू की। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो 78 में हम लोग देखते हैं तो चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह गांधी जी द्वारा किया गया सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग था। ठीक है। दूसरा कथन है यह जिले में औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। तीसरा कथन है सहजानंद सरस्वती द्वारा गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है 79 को देखा जाए तो केवल पहला यहाँ पे कथन सही है, दूसरा और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है गांधी जी एक जो है अर्ध साक्षर नील किसान राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण आने के लिए सहमत हुए थे। ठीक है, ना कि सहजानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट है तो यहाँ पे देखा जाए दूसरा दे रखा है कि यह जिले में जो है औपनिवेशिक सरकार द्वारा की गई भू राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। ऐसा नहीं था। ठीक है, ये बागान मालिकों द्वारा जो है जो कर की वसूली हो रही थी, ठीक है, उसके प्रति जो है अवैध वसूली हो रही थी, यानी 25% हिस्सा किसानों को लौटाने को जो है राजी हो गए थे बाद में समझौते के बाद। और जो है यहाँ पे जो है लगभग नील की जो किसान थे तो इनसे जो है अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने और इसे जो है बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए विवश किया जाता था। तो इसलिए जो है ये जो है आंदोलन हुआ था चंपारण का। ठीक है, आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 80, 1717 के फरमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे मुगल बादशाह फर्रुखसियर के शासनकाल में जारी किया गया था। दूसरा कथन है इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी और इसके अधिकारियों और दोनों को करमुक्त व्यापार करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 80 में हम देखते हैं केवल पहला कथन यहाँ पे सही हो जाता है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो है कंपनी के कर्मचारियों को भी जो है व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन वे इस फरमान के दायरे में नहीं आते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से रियासतों के प्रति अपनी जो है परिवर्तित नीति की घोषणा की, जिसमें रियासतों में जो है हस्तक्षेप से लेकर राजनीतिक भागीदारी की अनुमति देने तक परिवर्तन किया गया। दूसरा कथन है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई। तीसरा कथन है इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। ठीक है, तो उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे 81 का देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 82 नंबर क्वेश्चन है पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है उसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। दूसरा कथन है वह भारत में जो है अल्मीडा के बाद पुर्तगाली गवर्नर बना। तीसरा कथन है उसने पूर्व में पहली पुर्तगाली टकसाल शुरू की। तो उपर्युक्त में से कितने कथन यहाँ पे सही है, आपको बताना है। तो 82 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है केवल जो है यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो है 1510 में जो है अलबुर्क ने जो है आसानी से बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था, और जो है इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख जो है बंदरगाह जो है अलेक्जेंडर महान के समय के बाद यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला भारतीय क्षेत्र का पहला हिस्सा बन गया। इस प्रकार यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। और दूसरे स्टेटमेंट की बात की जा रही है तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, क्योंकि जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद पुर्तगाली गवर्नर बना, और जो है वह पूर्व में जो है पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, तथा इस कार्य को उसने अपनी मृत्यु से पहले ही पूरा कर लिया था। तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू किए गए विधायी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया।
दूसरा कथन है इस अधिनियम के तहत विधायी उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों का बहुमत स्थापित करने हेतु प्रावधान किया गया। तीसरा कथन है इस अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट होगा? तो यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में तो 83 में हम लोग क्या देखते हैं, 83 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो है केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला और दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इस अधिनियम के में जो है गैर सरकारी बहुमत स्थापित करने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया था और इस अधिनियम के बाद भी कार्यकारी परिषद में ब्रिटिश सदस्यों का वर्चस्व बना रहा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो है 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया था और इस अधिनियम के तहत जो है विधायी कार्य के लिए परिषदों की सदस्यों की संख्या 12 करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी गलत हो गया, दूसरा, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 1722 में स्वायत्त अवध साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, साद खान और जो है बुरहान उल मुल्क ने की थी। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसे जो है 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। गांधी इरविन समझौते की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस समझौते में किसानों से जब्त की गई सभी भूमि की तत्काल वापसी शामिल थी। दूसरा कथन है सरकार ने तटीय गांवों के घरेलू उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को भी मान लिया। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 85 में हम लोग ये देखते हैं कि जो है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 हम लोग देखते हैं तो 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह अकाल प्रभावित श्रमिकों को बोनस का भुगतान न करने के मुद्दे पर हुई थी हड़ताल। दूसरा कथन है इसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रथम बार प्रयोग किया। तीसरा कथन है हड़ताल असफल रही और अंग्रेजों द्वारा इसे हिंसक साधनों का प्रयोग करते हुए दबा दिया गया। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 86 में हम लोग देखते हैं तो 86 में हम देखते हैं कि पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि जो है ये वेतन वृद्धि की मांग पर जो है हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए तो उनका जो है आरंभिक आंदोलनों में से एक था और जो है इस जो है कहा जाए तो यहाँ पे जो है श्रमिकों ने जो है 50% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे और मिल मालिक जो है केवल 20% ही वेतन वृद्धि देने को तैयार थे, इसलिए यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हुआ। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि ये गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था और तीसरा भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये मिल मालिकों के खिलाफ हुआ था तो इसमें अंग्रेजों का क्या रोल था है? और ये जो है आंदोलन जो है सफल रहा और श्रमिकों को जो है 35% जो है वेतन वृद्धि मिली। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल एक स्टेटमेंट सही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। पशु महामारी तैयारी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह जूनोटिक रोगों की निगरानी बढ़ाने के लिए एक एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली तैयार करेगी। दूसरा कथन है इसकी शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत की गई। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों को भारतीय समर्थन के सवाल पर विभिन्न मतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है जवाहरलाल नेहरू ने मित्र देशों को बिना शर्त समर्थन प्रदान करने हेतु पक्ष समर्थन किया था। दूसरा है कि सुभाष बोस और अन्य समाजवादी नेता द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति का लाभ उठाने के मत में थे। तीसरा कथन है महात्मा गांधी का मत था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार नहीं बनेगा, साथ ही उनका इस परिस्थिति के प्रति कोई अवसरवादी दृष्टिकोण भी नहीं था। तो प्रयुक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे 88 में हम बात करें तो जो है
कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। और पहला यहाँ पे गलत है कि जवाहरलाल नेहरू ने मित्र देशों को बिना शर्त समर्थन प्रदान करने हेतु पक्ष समर्थन दिया था। तो उन्होंने जो है ऐसा कुछ नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि जो है महात्मा गांधी ने मित्र देशों को बिना शर्त जो है समर्थन प्रदान करने का पक्ष समर्थन दिया था, ना कि जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। और सुभाष चंद्र बोस जो है अन्य समाजवादी नेता जैसे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति का लाभ उठाने के मत में थे। तो ये भी सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत है कि नेहरू का मत था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भारतीय भागीदारी नहीं लेगा, साथ ही उनका इस परिस्थिति के प्रति कोई अवसरवादी दृष्टिकोण भी नहीं था। तो यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिशन के प्रमुख सर रिचर्ड स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य भारत में अति शीघ्र स्वच्छ शासन की स्थापना करना था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 89 को हम देखते हैं। तो 89 में ये है, 89 में जो है सी ऑप्शन सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित रिपोर्ट पर विचार करें। तो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। और अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। डेटा थ्रेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है थेल्स के द्वारा जारी किया जाता है, कंपनी है थेल्स, इसके द्वारा। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दूसरा तीसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास का औपनिवेशिक महत्व था, इस संदर्भ में मद्रास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1639 में एक स्थानीय राजा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दिया गया था, ठीक है। और दूसरा कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी को इस स्थान की किलेबंदी और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया। तीसरा कथन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मद्रास में स्थापित किया। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल 2 कथन सही हैं। कौन कौन से, ये बात कर लेते हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है देखा जाए तीसरा इसलिए गलत हो जाता है कि जो है यहाँ पे देखा जाए उसने अपना मुख्यालय जो है मद्रास में नहीं बल्कि जो है पौंडीचेरी में स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। राजकोट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह व्यक्तिगत व्यापारियों को माचिस, चीनी और चावल और सिनेमा लाइसेंस की बिक्री के एकाधिकार बेचने के ब्रिटिश सरकार के प्रयास के विरुद्ध किया गया था। दूसरा कथन है इसकी मुख्य मांगों में उत्तरदायित्व सरकार, करों और राज व्यय में कमी शामिल थे। तीसरा कथन है इसका नेतृत्व जो है जेठालाल जोशी और यूएन ढेबर ने किया था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ उसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पहली बार था कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन था कि कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता संकल्प को अंगीकृत किया गया था। तीसरा कथन है कांग्रेस के लिए एक नया संविधान बनाया गया था। तो प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन यहाँ पे सही हैं? तो 93 में हम लोग ये देखते हैं कि इनमें से कोई सभी कथन सही नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि जो है 1937 में देखा जाए तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है फैजपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। यह एक पहला ऐसा अधिवेशन था जिसे किसी गांव में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। और जो है 1927 के मद्रास अधिवेशन में आईएनसी द्वारा स्वतंत्रता प्रस्ताव को अपनाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मुख्तार अहमद अंसारी ने की, ठीक है। तो यहाँ पे
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में हुई थी। दूसरा कथन है कि बंगाल के बड़े जमींदारों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तीसरा कथन है कि समितियों या स्वयंसेवकों के दल ने इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने में सहयोग किया था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 94 में देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। ठीक है, बाकी दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे क्यों गलत हो जाता है? दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है बड़े जमींदार जो अब तक ब्रिटिश राज के प्रति वफादार थे, उन्होंने जो है आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ मिल गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय स्थापित किए, इनमें से एक रंगून था, दूसरा कहाँ स्थित था? तो जो है दूसरा जो था वो सिंगापुर में था। ये ऑप्शन करेक्ट है। और इस जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है दूसरा चरण इसका जो है 2 जुलाई 1943 में इसका गठन किया गया सिंगापुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। चगास रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पे विचार कीजिए। पहला कथन है यह जो है संचारी परजीवी रोग है जो अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है। दूसरा कथन है यह रोग संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के समान संपर्क से फैलता है। तीसरा कथन है इस रोग के लिए वर्तमान में कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो पहला तीसरा सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, यह रोग जो है संक्रमित मनुष्यों या जानवरों के समान संपर्क से नहीं फैल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया जाना। दूसरा है वाक के अधिकार की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 97 में हम लोग देखते हैं पहला, तीसरा और दूसरा क्रम है, क्योंकि जो है अगस्त प्रस्ताव की बात की जाए तो ये जो है अगस्त 1940 हो जाएगा। और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कब किया गया? मार्च 1940 में। और जो है अक्टूबर 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मालाबार तट को कोंकण तट से जोड़ने हेतु शुरू की गई एक परियोजना है। दूसरा कथन है इसमें ऐसी नावें शामिल की गई हैं जो हाइब्रिड बैटरी चालित और दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 98 में देखें तो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि वाटर मेट्रो नाव सेवा जो है कोच्चि के जो है बैक वाटर्स में संचालित होगी, जो कोच्चि की जो है मुख्य भूमि के साथ निकट के 10 द्वीपों को जोड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अनिवासी भारतीय शोधकर्ताओं के लिए जारी की जाने वाली वैभव फेलोशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसे विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दूसरा कथन है इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को एनआरआईज या पीआईओएस अथवा ओसीआईज का दर्जा जो है प्राप्त होना चाहिए। तीसरा कथन है एक आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी, एमडी, एमएस की डिग्री होनी चाहिए। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, पहला यहाँ पे जो है सही नहीं है क्योंकि यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100। कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मूल अधिकारों और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा कथन है 1936 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
क्योंकि जो है पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव है उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 19 दिसंबर 1929 को अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, ना कि फैजपुर अधिवेशन में। और जो है पहला भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है इसमें जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को तैयार करने में सहयोग प्रदान किया गया, ठीक है। और जो है ठीक है, यही प्रस्ताव था, ठीक है। ये जो है प्रस्ताव जो है कराची अधिवेशन में हुआ था, जो 1931 में आया था, ठीक है, ना कि 1929 में जो है फैजपुर जो है लाहौर अधिवेशन में। ये जो है प्रस्ताव जो आया था ये जो है ये कराची अधिवेशन में आया था। कब हुआ था ये? 1931 में, ठीक है। इस प्रकार से दोनों कथन गलत हैं। इसी के साथ ही विजन आईएएस का टेस्ट क्रमांक नंबर 6 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।